आइए देखेंगे हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, ये चीज आज हम लोग देखेंगे और इस पे चर्चा करेंगे विशेष रूप से। ठीक है ना। देखिए, टेबल कंटेंट में आपका दिया हुआ है कि सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है। अध्याय 2 में व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। वहीं से तो कहानी शुरू होती है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वहां से क्या करती है, बंगाल से व्यापार शुरू करती है। व्यापार से युद्धों तक, व्यापार के साथ साथ युद्ध भी होता है। ठीक है, उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठते हैं, है ना। कंपनी का फैलता शासन, टीपू सुल्तान शेर मैसूर के नाम से जाने जाते हैं। मराठों से लड़ाई होती है, सर्वोच्चता का दावा, विलय नीति, नए शासन की स्थापना, कंपनी फौज और लास्ट में आता है निष्कर्ष। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। यहां से आते हैं। शुरू होता है औरंगजेब मुगल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, है ना। जो औरंगजेब थे मुगल बादशाह में आखिरी सबसे शक्तिशाली बादशाह थे। उनका नियंत्रण भारत के वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्सों पर था। यानी कि काफी मतलब लंबा उनका विस्तार था और काफी दूर तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, है ना। और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, कब हो जाती है मृत्यु, 1707 में, है ना। मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार ने अपनी रियासतें कायम कर ली। इस कारण दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रहा। ठीक है ना। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों की ताकत उभरने लगी। ठीक है ना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन यानी कि आना, यानी कि ये कह रहा है कि औरंगजेब काल में, औरंगजेब के मुगल काल में आखिरी जो बादशाह थे, है ना, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे जो ये औरंगजेब थे। ठीक है ना, आखिरी। औरंगजेब के नाम पर एक मूवी भी बनी है, छावा। ठीक है ना, जिसमें काफी चीजों को दिखाया गया है, देखा गया है। औरंगजेब के बारे में, जो औरंगजेब थे उनके बारे में उनकी प्रस्तुति हुई है। वो क्या थे, कैसे थे, क्रूर थे या नर्म थे, मतलब ये सारी चीजों को उसमें दिखाया गया है। और समझे कि नहीं। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में इंग्लैंड की महारानी क्या, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है ना, से चार्टर्ड इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार क्या हुआ, प्राप्त हुआ। सन 1600, 31 दिसंबर 1600, याद रखिएगा कितना, 31 दिसंबर, है ना, दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है ना। इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। मतलब होड़ का मतलब कि उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ठीक है ना, उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस चार्टर्ड के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को ढूंढकर वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। मतलब इन लोगों ने एक रास्ता ढूंढ निकाला और यहां से इन लोगों ने व्यापार को शुरू किया और सस्ती चीजें खरीद करके और वहां ले जाकर के यूरोपीय बाजारों में उसी चीजों को 26 गुना मुनाफे पर, मतलब कि अधिक कॉस्ट पे क्या करते थे, उनको बेच देते थे। और समझे कि नहीं। वास्को द गामा, पुर्तगाल का खोजी यात्री, ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया। ठीक है ना।
और 1498 में उसने भारत को खोज निकाला। सबसे पहले वास्को दा गामा था, वो केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा और वहां के जो शासक थे, यानी कि केरल के कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह, वहां के शासक का नाम था, शासक का जमोरीन, ठीक है ना। और ये जो वास्को दा गामा थे, है ना, यहां जब आते हैं तो इनसे इनकी मुलाकात होती है, जमोरीन से, जो केरल के कालीकट बंदरगाह वहां के जो शासक थे उनसे मुलाकात होती है, ठीक है ना। फिर 17वीं सदी की शुरुआत तक डच, उसके बाद इनके आने के बाद 17वीं सदी, है ना, के शुरुआत तक डच आते हैं। फिर कुछ ही समय बाद क्या आते हैं, फ्रांसीसी व्यापारी भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगते हैं। यानी कि धीरे धीरे सभी लोग भारत आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीकी सूती कपड़े, यहां से सूती कपड़े, ठीक है ना, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, है ना, जबरदस्त मांग रहती थी वहां पे। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, मतलब प्रतिस्पर्धा का मतलब यह हुआ कि उनके बीच का ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, बढ़ाने से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज का जब डिमांड ज्यादा होता है, तो मान लीजिए जिस बाजार में उसकी डिमांड बढ़ती है, अगर वहां डिमांड बढ़ रही है तो यहां भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज आपने 4 रुपये केजी बेचा, ठीक है, और हम कहीं बाहर के शासक हैं, ठीक है ना, और आए, मतलब बाहर के आदमी है, आए और इस चीज को हमने बोला, हम जान रहे हैं कि इस चीज को ले जाकर के 4 का हम 8 बेचेंगे। कितना का बेचेंगे? 4 का 8 बेचेंगे। तो अगर इनको हम 4 का हम 5 ही अगर दे देते हैं, फिर भी हमको यहाँ पे 3 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। तो दाम बढ़ाने और घटाने वाले कौन है? हम ही हैं, ठीक है। अब जैसे इस आदमी ने यहाँ 4 रुपये रखा था, तो बोला बार बार ये खरीद के लेके जाता था, 8 रुपये में बेचता था। तो मान लीजिए कि लेके गया 8 रुपये में बेचा, तो फिर जब फिर दोबारा ये आया खरीदने, इसने 4 रुपये से दाम बढ़ा दिया, कितना? 5 रुपया। यानी कि जैसे जैसे उधर डिमांड बढ़ता गया, वैसे वैसे इधर भी डिमांड बढ़ने लगा, उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा, जो मुनाफा था वो गिरने लगा। अब जाहिर सी बात है कि ये 4 का 8 में बेचते थे, ठीक है, इनका तो रेट यही रहा, लेकिन इनके रेट में परिवर्तन होना शुरू हो गया, तो इनके मुनाफा में क्या हो गया? गिरना शुरू हो गया, गिरावट आने लगी, ठीक है ना। अब व्यापारिक कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म करने के लिए, यानी कि समाप्त करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को समाप्त करने के लिए, बीच के लेन देन को समाप्त करने के लिए 17वीं और 18वीं सदी में मौका मिलने पर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती है। होता है ना कि जैसे कि आप फील्ड में दौड़ रहे होते हैं, रेसिंग वेसिंग कर रहे होते हैं, उस बीच में आपके साथ क्या होता है, कोई दूसरा बंदा आता है, देखते हैं कि आप निकल रहे हैं, तो सोचता है कि अब मैं जीत तो पाऊंगा नहीं, जीत तो पाऊंगा नहीं। ऐसे में हम क्या करते हैं? उसके साथ छल करते हैं। क्या करते हैं? छल करते हैं, पैर लगा देते, कहते कि ले भाई, हैं, और गिरा के हम आगे की ओर निकल जाते हैं। यही ना होता है। तो इन लोगों का भी वही काम हुआ, है ना। 17वीं से 18वीं सदी में मौका मिलने पर एक कंपनी दूसरी कंपनी का जहाज जो है ना डुबो देती है, और रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती है, और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से क्या करती है? रोक देती है। बात समझे कि नहीं समझे? आगे देखेंगे। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, यानी कि गोला बारूद हथियार की मदद, कनपट्टा पे बंदूक रख करके चल रहा था, है ना। और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। इस कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। भाई, जब हम कह रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी रखे हुए हैं, तो इस क्षेत्र को किलेबंदी क्यों कर रखे हैं? नहीं करना चाहिए ना,
है। जब ट्रांसपेरेंसी है, व्यापारिक संबंध है, और आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस केस में आपको किलेबंदी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। यानी कि व्यापार को अलग कैटेगरी में रखना था और राजनीति को अलग। तो इस चीज के लिए कंपनी को क्या हो रहा था, मुश्किल होते जा रहा था, ठीक है ना। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कहाँ शुरू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी? बंगाल में व्यापार शुरू करती है। 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू होती है। कब होती है शुरू? 1651 में। और कंपनी के व्यापारी फैक्टर यहीं से अपना काम चलाते हैं। मतलब एक वेयर हाउस बनाते हैं, एक किला बनाते हैं, एक स्थान बनाते हैं, और वहां से ये लोग शुरू करते हैं। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस का मतलब कि जहां पे सामान को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। वेयर हाउस का काम क्या होता है कि सामान को स्टोर करता है वहां पे, ठीक है ना। जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था, यहीं पर उनके दफ्तर थे। दफ्तर का मतलब कि उनका अपना रहने का ठिकाना, जिसमें कंपनी के अफसर बैठा करते थे, है ना। जाहिर सी बात है भाई, कंपनी का ये है तो वहां पे कंपनी के अफसर ही बैठेंगे, है ना। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए कि पहले ये जो हाईवे था, नेशनल हाईवे NH-28 जो हम लोग के बगल से जा रहा है, ठीक है ना, इस रोड में एक भी घर नहीं था, एक भी मकान नहीं था। जैसे ये नेशनल हाईवे पास हुआ, जैसे ये नेशनल हाईवे पे गाड़ियां दौड़ना शुरू हुई, अब आप इस गली में, इस रोड में जा करके आप देख सकते हैं कि नए नए कितने मकान, कितने गोदाम, कितने बहुत सारी चीजें बन गए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब कंपनी का विस्तार हुआ तो उन्होंने लोगों को आसपास आकर के बसने के लिए क्या किया, मतलब कि प्रेरित किया कि आइए यहाँ पे बैठिए। आइएगा तभी तो बाजार लगेगा, नहीं आइएगा, लोग ही नहीं आएंगे तो बाजार कैसे लगेगा? नहीं लग सकता ना, ठीक है। तो इस प्रकार से है, जैसे कि नए जगह पे, अब जैसे मान लीजिए कि नया नया टोला अपना यहाँ है, बगल में है नया टोला है, तो उसमें जाकर के देखिए, पहले के समय में जब हम लोग 2005-6 की बात बता रहे हैं, जब हम लोग बच्चे थे उस समय, तो उधर जाते थे तो जंगल झाड़ी ही केवल दिखाई देता था, ठीक है ना। अब अभी क्या है कि उस रूट में जाइए, एक जगह आपको खाली जमीन नहीं मिलेगा। सारे रोड के किनारे वाले जमीन सभी लोगों ने खरीद रखा है, ठीक है। अभी लोग वहां पे क्या, लोग बसते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक मोहल्ला बस रहा है, एक मतलब समझिए कि एक सोसाइटी बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, विस्तार हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब वहां पर इतने सारे लोग बसेंगे तो भाई किराना दुकान भी होगा, हाँ, हर चीज के दुकानें होंगे। कुछ दिन आने वाले समय के बाद, है ना, पहले सबसे पहले प्रचलन में हम लोग का यहाँ पे जानपुल जो मार्केट है, ये था सबसे ज्यादा प्रचलन में। सभी लोग जानपुल जाते थे, हिंद्री बाजार जाया करते थे। अभी क्या है कि जगह जगह आपको क्या होगा, होलसेलर हो गया। चैलाहा में चले जाइए तो आधे से अधिक लोग तो चैलाहा में ही रह जाते हैं, वहां से आगे लोग बढ़ते नहीं। अभी बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि चैलाहा में होना बाकी है, और धीरे धीरे इस चीज का विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां अब जितने भी देहात से लोग आएंगे मार्केटिंग करने के लिए, तो वहीं आकर के मार्केटिंग कर लेंगे। अब उनको यहां से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि गांव घर में है, आपके घर के बगल में, आसपास में, ठीक है ना, अच्छी शिक्षा मिल जाए, कॉलेज हो जाए, स्कूल हो जाए, मार्केट हो जाए, होलसेलर्स हो जाए, जो सामानों आपको उसी रेट पर उस सामान को आपको प्रोवाइड कर दे, तो फिर आपको मोतिहारी आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से खरीद लेंगे। तो धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। तो उसी प्रकार से कंपनी ने क्या किया, लोगों को, जब कंपनी का ये विस्तार हुआ तो लोगों को क्या किया, प्रेरित किया कि आइए और इसके बगल में आप अपना घर द्वार बनाइए, जमीन लीजिए। यहाँ 1696 तक किला बनना शुरू कर दिया गया था। 1696 तक किला बनाना क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था, फोर्ट बनाना। और 1698 में कंपनी ने 3 गांव, है ना, सूता नाटी, है ना, कौन सा सूता, है ना, नाटी, कालीकत्ता, यानी कि कलकत्ता का पहला नाम कलिकत्ता था। क्या था? कलकत्ता का पहला नाम कालीकत्ता था। और गोविंदपुर,
की जमींदारी खरीद ली, वहां की जितने सारे जमीन थे कंपनी ने क्या किया, खरीद लिया। ठीक है, कब तक, 1698 में। कितने गांव को, 3 गांव को, याद रखिएगा 1698 में 3 गांव। कौन 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 से गांव, एक गांव आपका हो गया सूतीनाटा, सूतानाटी। एक गांव का नाम था आपका सूतानाटी, दूसरा गांव का नाम था कालीकत्ता, और तीसरा गांव का जो नाम था वो था गोविंदपुर। यानी कि ये तीनों गांव की जमींदारी क्या किया, कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है ना, खरीद लिया। आगे बढ़िए, कंपनी ने औरंगजेब से बिना शुल्क चुकाए, यानी कि बिना कर दिए, है ना, बिना कर चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करवा लिया, मतलब बिना पैसों का। ठीक है ना, बोला कि भाई हमको व्यापार करने दो। इस फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, यानी कि केवल कंपनी विदाउट टैक्स वो वहां पे व्यापार कर सकती थी बिना कर दिए हुए। ठीक है, कंपनी के निजी तौर पर व्यापार चलाने वाले अफसरों ने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। कौन, कंपनी के निजी तौर पर व्यापार करने वाले, कंपनी के यानी कि प्राइवेट जो थे वो भी जो है ना चलाने वाले अफसर जो थे, अब उसी में से कुछ अफसर अपना भी खोल लिए थे और उन्होंने भी शुल्क चुकाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था कि हम भी नहीं देंगे। जब कंपनी नहीं दे रही है तो हम क्यों देंगे, नहीं देंगे भाई। ठीक है ना, इस कारण बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, टैक्स आना कम हो गया। और किसी राज्य का, किसी देश का विकास कैसे होता है, टैक्स के पैसों से होता है। किससे होता है, टैक्स के पैसों से होता है। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसी से तो हमारे देश की जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों की वेतन भत्ता मिलती है। ठीक है ना, हमारे टैक्स के पैसों से। तो हम बार बार ये बात बोलते हैं, आप लोगों को भी हम समझाते हैं, समझा कीजिए। ठीक है ना, आप जो है मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, सरकार से वापस ये टैक्स का पैसा कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप मैट्रिक पास किए, मैट्रिक पास करने के बाद जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंटरमीडिएट के बाद आईआईटी, नीट, एआईएम जैसे बहुत सारी जो कोर्सेज होती हैं, जब आप करेंगे, आईआईटी एनआईटी करेंगे, उसके बाद में नीट करेंगे, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या करती है, खर्च करती है। ऐसे में जो आपने टैक्स के पैसे कटवाए थे वो फिर से वापस आपको मिलना शुरू हो जाता है। लोग ये भ्रम में रहता है कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ गया। अरे टैक्स का पैसा आप छोड़ दिए तब न छूट गया, नहीं छोड़े रहते तो नहीं छूटता, आपको वापस वो मिलता, लेकिन आपने छोड़ा तो छूटा। ठीक है ना, आप उस लायक बने नहीं और जिंदगी भर आप टैक्स देते गए, दे ही रहे, आज भी दे रहे, सब लोग दे रहे। तो टैक्स का पैसा वापस लेने का तरीका यही है कि आप पढ़े लिखे और वापस सरकार से ले। आप ही के टैक्स के पैसा से किसानों को जो भी मिलता है राशन, क्या बोलते हैं, राशन बोल रहे हैं, ये जो मिलता है उनको पैसा मिलता है 2000 का, मतलब कि हर 4-4 महीना पे मिलता है। खेती करने के लिए साल में 6000 रुपये पीएम किसान के नाम से किसानों को दिया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो किसका पैसा है, आप ही का पैसा, गवर्नमेंट आप ही को दे रहा है। गवर्नमेंट अपने पॉकेट से, अपने घर से नहीं देता है किसी को, आपके टैक्स के पैसा आपको बढ़ता है। इतना कोरोना काल में बढ़ा, सब कुछ किया, तो किसका पैसा था, आप ही का ना पैसा था। बहुत सारे लोग जो होते हैं, है ना, चैरिटी करते हैं, दान करते हैं। उस समय जब भारत की हालत खराब थी तो पैसे वाले लोग क्या किए, पैसे को दान किए, बोले कि भाई हमारी प्रजा, मतलब हमारे लोगों को दीजिए, ताकि उनका मतलब कि ये हो, क्योंकि इस समय में सब लोग क्या है, अस्त व्यस्त है, किसी का काम नहीं चल रहा है, कोई कंपनी नहीं चल रहा है, रोजगार नहीं है, तो ऐसे में उनको तो देना ना पड़ेगा भाई। तो उस समय से राशन मुफ्त किया गया, अभी तक राशन मुफ्त चल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है लोगों को, और इसी 5 किलो राशन में सभी लोग क्या है, खुश हैं। ठीक है ना।
अब आता है कि वसूली बहुत कम हो गया, टैक्स कम हो गया। जैसे टैक्स कम हुआ देश का विकास क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया, यानी कि कंपनी के बीच, यहाँ ये कंपनी हो गया और बंगाल हो गया, इन दोनों के बीच में ढिसुम ढिसुम होने लगा। ठीक है ना, कब, 18वीं सदी में। और ये इतिहास गवाह है कि जब भी किसी के बीच झगड़ा हुआ है या कुछ हुआ है तो केवल किस चीज के लिए हुआ है, पैसों के लेकर के। टकराव जब भी होता है तो पैसों के लेकर, इनके बीच भी वही हुआ। किसके लिए हुआ, टैक्स के पैसों के लिए हुआ कि भाई आप कंपनी चला रहे हो और पैसा नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, देना चाहिए आपको, नहीं दे रहे हो। मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। इसके बारे में हम बता दिए थे आपको, बहुत पहले भी बताए हुए थे, आज फिर से आया है। मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया, रियासत देने से मना कर दिया। किसने, ये तीनों ने, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला ने। ठीक है ना, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। बोले कि अगर मैं आपको व्यापार का अधिकार दे रहा हूं, हमारे क्षेत्र में आपको व्यापार करने दिया जा रहा है, तो उसके बदले में आपको नजराने देने पड़ेंगे। बिना नजराना का हम आपको व्यापार नहीं करने देंगे, यानी कि बिना टैक्स के हम आपको यहाँ पे टिकने नहीं देंगे। उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, उसे सिक्के ढालने का मतलब जो रुपया होता है ना, उसको ढालने का अधिकार नहीं दिया। उसके किलेबंदी को क्या किया, रोक दिया। जो किले बनवा रहे थे ना, उस किले को इन लोगों ने क्या किया, रोक दिया। और उन्होंने दलील दी कि कंपनी की धोखाधड़ी की वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली क्या हो गई है, कम होती जा रही है, यानी कि कंपनी की अब ऐसे अंग्रेजन तो ऐसा ही था, धोखाधड़ी था ही उनके बीच में, उनके खून में था ये चीजें, धोखाधड़ी करना, किसी के साथ बेईमानी करना अंग्रेजन के खून में था। ठीक है ना, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं था। इन लोगों ने ये सारी चीजें किया, फिर भी कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं था। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का क्या किया, प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहे, यानी कि वहां के स्थानीय जो मांग थी उससे हमारे कंपनी को घाटा हो रहा है। ठीक है ना, उससे हमारी कंपनी को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे, सरकार शुल्क हटा दे, यानी कि टैक्स हटा दे, तभी व्यापार फल फूल सकता है। मतलब हम लोगों को सिखाने चला था क्या, टैक्स हटा दीजिए, हम व्यापार करें, हम अकेले अकेले मलाई काट करके खाएं और आप लोग क्या अंगूठा चूसते रहिए। ये कंपनी का कहना था कि हम अकेले अकेले व्यापार करें, हम आपको टैक्स नहीं दे, बिना टैक्स के हम अपना काम कर ले और काम करके हम यहाँ से गोड़ झाड़े और निकलते रह जाए, है ना। ऐसा भी होता है क्या, भाई आप काम भी कीजिएगा टैक्स भी नहीं दीजिएगा, ऐसे कैसे होगा, नहीं हो सकता है। अब उसके बाद क्या होता है कि प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है ना, 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद, यानी कि 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। कौन बनते हैं, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। और कंपनी सिराजुद्दौला की जगह कठपुतली नवाब चाहती थी, मतलब कंपनी चाहती थी कि ऐसा नवाब होना चाहिए जो हमारे कब्जे में हो, हमारे मुट्ठी में हो, हम जैसे उसको कहे वैसे वो करे, हम जैसे उसको नचाए वैसे नाचे, मतलब जो भी हो मेरे इशारे पर हो, जैसे अभी हो रहा है। यानी कि भारत के फैसले अब भारत में नहीं हो रहे हैं, विदेशों में हो रहे हैं, ट्रंप ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा, भारत का फैसला भाई भारत के प्रधानमंत्री लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है, हमारा भारत देश का फैसला लेने वाला, हमारे प्रधानमंत्री लेंगे, है कि नहीं। तब डोनाल्ड ट्रंप वहां अमेरिका में बैठ करके यहाँ का फैसला ले रहा है कि अब भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। तो ऐसे थोड़ी होगा, क्या हमारी मर्जी है भाई, हम किससे तेल खरीदे, है ना। तो उसी प्रकार से ये सिराजुद्दौला की जगह कठपुतली नवाब चाहता था ताकि वो हमारे इशारों पर नाचे और हम अपना काम करें।
पर कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे। मतलब हमारे राज्य की मामला है, कंपनी इसमें टांग अड़ाना बंद करे, क्योंकि तुम आए हो यहाँ व्यापार करने, हमारा राज्य है, हम समझेंगे, ठीक है ना, और इसमें आप अपना टांग अड़ाना बंद कीजिए। होता है ना कि दो आदमी के झगड़ा होता है, मान लीजिए कि ये दो आदमी है, दो आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा है, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक तीसरा आता है इसमें बोलने के लिए, तो ये दो आदमी मिलकर के कहता है क्या, दोनों आदमी मिलकर कहे तोरा बीच में बोलने की जरूरत ना है, तू कौन होता है बोलने वाला, हम दोनों लड़ रहे हैं ना, हम समझेंगे, इसमें तुमको बीच में बोलने की जरूरत। तो उसी प्रकार से ये कहते जवाब में सिराजुद्दौला हुक्म दिया और बोला कि ये कंपनी जो है ना इस बीच में टांग न अड़ाए, किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाए, यानी कि जो काम चल रहा है उसको बंद करे, पहले राजस्व को चुकाए फिर उसके बाद काम को आगे बढ़ाए। नवाब ने 30,000 सिपाहियों, कितना, 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर क्या किया, हमला बोल दिया। कितने सिपाहियों के साथ, 30,000 सिपाहियों के साथ इस पे हमला बोल दिया, ठीक है ना। उसके बाद नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। जो नवाब की फौजें थी वो कंपनी के जितने अफसर थे उनको गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। कौन, इनके नवाब साहब के, ठीक है ना, नवाब के जो सेना थे। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। मतलब अब जब यहां हो गया तो किले की तरफ रुख किया कि चल भाई अब इसको भी गिरफ्त में लेते हैं, किला को भी कब्जा कर लेते हैं। कलकत्ता स्थित किले